नमस्कार दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि इस बार फिर से एक और बार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर, यानी इंग्लिश में बोलूं अगर मैं इस चीज़ को, तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर यहाँ पर 6,900 से भी ज़्यादा अगर कहें तो लगभग 7,000 पोस्ट पर जॉब आपके लिए एक और बार लेकर आया हूँ मैं। और इस वीडियो के दरमियान आपको पूरा वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, किसके लिए जॉब है, किसको ये जॉब मिलेगी, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पोस्ट, कितना वर्क रहेगा, पे स्केल यानी कि कितनी तनख्वाह, कितने पैसे मिलेंगे यहाँ काम करने के, और साथ में ये जॉब सरकारी रहेगी या प्राइवेट, सारे डाउट इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इस एक वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। आपको इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में एक एक जानकारी बताई जाएगी और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर समय रहते हमें लगा तो हम इसके लिए आपको फॉर्म भी भरवा के बताएंगे कि कैसे आपको इस जॉब के लिए फॉर्म भरना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फॉर्म में मिस्टेक होना मतलब वो मिस्टेक आगे तक रन करती हुई जाती है, यानी कि वो मिस्टेक हमें आगे तक देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को आपको बस ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसी वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन के सेक्शन में ही यहाँ पे बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं। इनमें से ही एक नोटिस कौन सा है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की जॉब का है, जिसके लिए आपके बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो आपको नाम से पता लग गया होगा, जूनियर इंजीनियर की जॉब रहेगी और कहाँ रहेगी, ये बिहार राज्य के अंदर रहेगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ, बाकी हम इसकी वीडियो में और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ जो है 25 अप्रैल, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये कल ही की शाम में इस चीज़ को बताया गया है। इस जॉब के लिए आपको बताया जा रहा है। विषय देखें हम यहाँ पे तो कनीय अभियंता अशैक्षणिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति के संबंध में। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा नोटिफिकेशन है। सहमति मतलब कि अब ये फाइनली ये नोटिफिकेशन हो चुका है कि आपको इस चीज़ की जॉब मिलेगी, जो कि बिहार सरकार द्वारा इस चीज़ को बताया गया है। अगर आप यहाँ यहीं पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अंतर्गत कनीय अभियंता अशैक्षणिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विधित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihnic.in के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप जो है 22 मई से लेकर 21 जून तक इन फॉर्म्स को भर सकेंगे, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आमंत्रित किया जा रहा है आपको अधियाची विभागों द्वारा प्राप्त कराए गए अधियाचना अनुसार वेतनमान, यानी कि आपको कितना, जैसा उनका रूल है, यानी कि अगर हम बोले कि पे स्केल को बोलते हैं यहाँ पे, वेतनमान हो जाता है आपका कितना पैसा मिलेगा, और शैक्षणिक मतलब कि क्वालिफिकेशन और कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ बताया जाने वाला है। तो ये यहीं से हम इस शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दूं अभी समय बहुत है, हमें 22 मई से फॉर्म भरना चालू करना है अगर आप देखेंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ करा गया है, अभी आपको बताया गया है। तो आप 22 मई तक अपने सारे कागजात, जैसे कि आपके जो भी कागज होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आईडी प्रूफ और बाकी जो भी चीज़ें फॉर्म भरने में लगने वाले हैं, वो सारा कुछ तैयार कर लें। अपने सर्टिफिकेट जो है वो भी तैयार कर लें। 22 मई से भाई हमें फॉर्म भरने हैं अगर हमें ये जॉब चाहिए तो। अगर हम दूसरी बात करें तो कनीय देश जो आपका जूनियर इंजीनियर है उसको यहाँ पे हिंदी में बोला जा रहा है, ये इंग्लिश में जूनियर इंजीनियर बोलेंगे हम। तो उस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे लिखा है पीबी यानी कि पे बेस्ड। तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 2 लेवल 2 का रहेगा, यानी कि हम देखें तो 9300 से लेके 34,800 रुपये के बीच में हो सकता है ये। और ग्रेड पे भी आपको मिलेगा, ग्रेड पे होता है अलग से पैसा मिलता है, और वो आपको 4,600 रुपये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अभ्यर्थी का भारतीय, अब ये एलिजिबिलिटी लिखी है, अगर आप देखें तो अर्हता मतलब होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी, कि अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए क्या क्या पॉइंट आपको फुलफिल करने चाहिए, जैसे कि आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। देखिए जॉब बिहार में रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि आपका बिहार राज्य से होना जरूरी है या फिर बिहारी होना जरूरी है। मेनली यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में क्या बोला गया, अशैक्षणिक अभियंत्रण में डिप्लोमा, यानी कि आपका जूनियर इंजीनियरिंग जो आपका यहाँ से पोस्ट है उसके अंदर डिप्लोमा अथवा सक्षमक योग्यताधारी होना आवश्यक है। तकनीकी योग्यता अगर हम बताएं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड रेगुलर कोर्स में निर्गत अशैक्षणिक अभियंत्र यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारी होना चाहिए कैंडिडेट, या फिर अथवा सक्षम योग्यता या जैसे कि प्रशासनिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली द्वारा होना चाहिए। अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची शीर्षक मेजर डिसिप्लिन देयर करस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड रिलीवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी एलिजिबिलिटी लिखी है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अथवा मतलब होता है या फिर UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आपका रेगुलर कोर्स के अंदर में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री पास होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी चल जाएगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, यानी आपका यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट्स के लिए बोला जा रहा है। अब मेन बात आपको बता दूं यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है, नोट मतलब कुछ बातें ऐसी है जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो परीक्षा के प्रमाण पत्र की सक्षमता के संदर्भ में संशय की स्थिति में विभाग आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार से परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जाएगा। मतलब कि कब एडमिट कार्ड आएगा और वो सारा कुछ बाद में तय किया जाएगा, जो कि कमीशन डिसाइड करेगी। अब इसमें ये बता दूं आपको किस तरीके से वैकेंसी है, किस तरीके से मतलब कितनी किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं। यहाँ पे विभाग का नाम लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना है। वहाँ के अंदर अगर हम देखें तो एक तो आपका हो गया बिहार वालों के लिए कितनी है, और एक ओपन। अब देखिए यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि बिहार के कैंडिडेट के लिए 40% वैकेंसी हैं, और जो बाकी बाहर के कैंडिडेट अगर हम देखें तो बिहार के अलावा दूसरे स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 60% है, यानी कि बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट वालों के कैंडिडेट की परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है अगर हम देखें वैकेंसी के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है, अनारक्षित यानी UR कैटेगरी होता है, और आप अगर बात करें यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अलग होते हैं। अनुसूचित जाति लोग जो होते हैं वो एक अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि आपके SC ST लोग होते हैं कैटेगरी वाइज। साथ में अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, और पिछड़ा वर्ग होता है यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट हम जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग सीटें हैं, तो इस तरीके से रहेंगी। पोस्ट आपको बता दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कुल यहाँ पे अनारक्षित यानी कि UR कैटेगरी के अंदर 519 पद हैं। सेम इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंदर 130 रहेंगे, और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 208, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कुल संख्या ये है 1200 मतलब 1298। इसी तरीके से आप दूसरे में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी इनका भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि दिव्यांग के लिए कुछ सीट पहले से बताई गई हैं, जैसे कि 13 सीट VH के लिए हैं,
13 सीट एच के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे कुछ और, जैसे कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनके जो पोता पोती हैं, यानी कि उनके ही पीढ़ी के अंदर, मतलब कि उन्हीं के फैमिली के नीचे अगर हम देखें तो बाकी जब जैसे फादर के बाद सन, फिर उनका बेटा, उनका बेटी, इन तरीके से हम देखें तो उस तरीके में पोता पोती और उनके आगे वाले जो जो जनरेशन होगी उनके लिए भी यहाँ पे सीट फिक्स करी गई हैं। और देखेंगे यहाँ पे 16 सीट्स। अब देखिए ये आपको कुल संख्या बताई जा रही है, जो ऊपर संख्या लिखी है ये वाली, ये टोटल बताई जा रही है। और फिर उसके बाद जो ये वाली बताई जा रही है वो आपको सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है उस कुल में से, अगर आप टोटल जो देख रहे हैं उस टोटल में से ये जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। तो क्या ओपन कैटेगरी वाले में बिहार वाले भी इंक्लूड हैं? तो ये हम आगे क्लियर कर लेंगे। देखिए ओपन मतलब तो हो जाता है भाई सबके लिए, और बिहार मतलब सिर्फ बिहार के लिए फिक्स्ड। अब देखेंगे यहाँ पे हम, और ये यहाँ पे लिखी हुई है 10, 16 और ये सब जो भी लिखा है, ये स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के जनरेशन के हिसाब, उनके जनरेशन के जो लोग होंगे उनके लिए फिक्स करा गया है ये। तो ये आप देख रहे होंगे जल संसाधन विभाग बिहार पटना के अंदर भी बताया गया है कितने रहेंगे। उसमें आप देखेंगे कुल यहाँ पे लिखा है 2252 लिखे हैं टोटल। और उसके अंदर भी, उसके अंदर आपको बताया गया यूआर में इतना है, और अनुसूचित जाति जनजाति उस तरीके से यहाँ पे टोटल आप इस चीज़ को भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरा लिखा है। ओपन के लिए अलग बताया है यू, और बिहार वालों के लिए अलग बताया है। नगर विकास एवं आवास विभाग पटना, ये भी पटना के अंदर ही रहेगा। इसके अंदर भी बताया गया कितने वैकेंसी, पहले तो टोटल बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद उसे ओपन और बिहार के तरीके से भी स्प्लिट करके, तोड़कर, बिखरा कर उसको उस तरीके से भी बताया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे पथ निर्माण विभाग के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कितने हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ ये वाला है। इसी तरीके से अलग अलग विभाग के हिसाब से रहेंगे, मतलब कि काम पद तो सेम है लेकिन जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग है। काम जो है सब जगह सेम ही होगा क्योंकि सेम पद के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। आप अब विभाग बता दिया गया है, आपको जिस विभाग में चाहिए उसमें आप ले सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे क्या प्रोसेस है। अब देखिए मैं टोटल संख्या बता देता हूँ वैकेंसी की क्या है। टोटल वैकेंसी की संख्या जो है वो 6988 है, मतलब टोटल इतने वैकेंसी हैं। और उनको कैसे बांटा गया है आप अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये टोटल को बता दिया गया है किस तरीके से बांटा है। अगर आप इसको ऐड करेंगे, ये सारा ऐड करके आपको यही मिलेगा टोटल नंबर वैकेंसी का। अब हम आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्या बोला गया है, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे कि VH, अगर आपने ऊपर VH देखा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे अच्छे से दिख सके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं VH, तो ये VH क्या है और ये HH क्या है। तो यहाँ पे साफ बता दूँ, VH मतलब दृष्टि दिव्यांग, और HH मतलब मुख बंधीर दिव्यांग, OH मतलब चलन दिव्यांग यानी कि चलने में दिक्कत होना, डिसेबिलिटी होता है। MH मतलब मनोविकार दिव्यांग। तो इस तरीके से लिखा है। 40% मतलब क्या है, बिहार से अभिप्रेत है, मतलब कि दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका 1, कंडिका 1 में वर्णित संस्थाओं से अनिवार्य शैक्षणिक, मतलब कि आपने बिहार के संस्थाओं से करा हुआ है अपना क्वालिफिकेशन, तो उनके लिए है वो, हेतु अनारक्षित रहेगा। 60% से, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कंडिका 1 में तीसरे सेक्शन के अंदर वर्णित सभी संस्थाओं से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं याचना को शामिल किया जा सकता है तथा, मतलब कि और डिपार्टमेंट्स जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि इतने वैकेंसी फाइनल है, हालांकि आगे चल के चेंज हो सकता है, ये जॉब कम भी हो सकते हैं और नंबर्स जो जॉब के हैं वो बढ़ भी सकते हैं, लेकिन पोस्ट फिक्स रहेगा, क्वालिफिकेशन बाकी सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी, नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं अगर, तो आप अगर 1 अगस्त 2023 तक 18 साल के हो जाते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं
तो आप फाइनली इसके लिए एलिजिबल रहेंगे एज के हिसाब से। और अधिकतम उम्र आपको बोला गया है कि अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी वालों को 37 ईयर मैक्सिमम बोली गई है, और अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में महिलाएं जो रहेंगी उनको 40 ईयर्स मैक्सिमम बोली गई है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी हमारे को एज रिलैक्सेशन दिख रहा है नोटिस के अंदर ही। अब देखिए, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का जो प्रमाण पत्र रहेगा में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो आपके 10वीं का सर्टिफिकेट होगा उसी की जो क्वालिफिकेशन, उसी के हिसाब से आपकी उम्र देखी जाने वाली है कि आपकी उम्र क्या है। और ये कुछ पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पे इसमें लिखा है आरक्षण के। आरक्षण मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आरक्षण मतलब यहाँ पे हो गया रिजर्वेशन। अब किस किस के लिए रिजर्वेशन है? मतलब कि जैसा हमारे को पता है कि वैकेंसी के अंदर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होता है, हमने वो तो आपको बता दिया। अब क्या एज लिमिट में रिजर्वेशन रहेगा? जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि 60 से ऊपर वाला तो कैसे भी हम उसको जॉब दे ही नहीं सकते, तो फिक्स है। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। देखिए, सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि भाई पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के आप अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसके बेस पर ही आपको जो है यहाँ पर राहत मिल जाएगी, रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये आपको पॉइंट जो डार्क डार्क लिखे हुए हैं ये सारे आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो कि रिलैक्सेशन लेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी वालों को, एसटी कैटेगरी वालों को अलग अलग जो रिजर्वेशन की कैटेगरी होती है वो आपको बताई गई हैं। अब मेन बात तो ये है कि फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा देना होगा। कितना पैसा देना होगा भाई, आपको ये भी पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो पैसा अगर आपको जितना देना है वो आपको बता देता हूँ। आवेदन शुल्क यहाँ पे रहेगा 600 रुपये आपको देने हैं, अगर आप सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, ओबीसी और ऐसे वाले कैटेगरी से हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी हैं अगर, तब भी 600 रुपये देने हैं, 600 रुपीज़ देने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी कैंडिडेट को 150 रुपीज़ देने, लेकिन वो बिहार के होने ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि एससी एसटी कैंडिडेट अगर बोले कि मेरे को सिर्फ 150 रुपये देने हैं क्योंकि मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, भले ही मैं हरियाणा से हूँ या पंजाब से हूँ, राजस्थान से हूँ या किसी भी राज्य से हूँ भारत के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इसके लिए बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। सेम बिहार का निवासी अगर है कोई कैंडिडेट और वो अगर यूआर कैटेगरी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाएं जो रहेंगी उनको भी इतने रुपए ही देने हैं। तो बिहार वाले कैंडिडेट को तो हर कंडीशन में आप देख लीजिए 150 रुपये ही देने हैं। सिर्फ उनको अगर वो यूआर कैटेगरी में है तो उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी रिजर्वेशन वाली सारी कैटेगरी के कैंडिडेट को बिहार के हैं अगर, तो उनको 150 रुपये देने हैं। राज्य से बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग से के महिला या पुरुष हों तो उनको 600 रुपये देने हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 600 रुपये तो भाई बिहार के बाहर वाले सारे देंगे ही देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्म के पैसे की बात हो रही है, ये फॉर्म के पैसे होंगे जो आप फॉर्म भरेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, इस जॉब के लिए। मेन बात यह है कि एग्ज़ाम होगा क्या इस जॉब के लिए, और अगर एग्ज़ाम होगा तो कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो सब भी हम जान लेंगे। फ़ोटो पहचान पत्र, फ़ोटो आईडी आपको मतलब फ़ोटोग्राफ आपको लगानी है यहाँ पे, और एक ऐसी आईडी प्रूफ आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते में। चयन की प्रक्रिया, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलने के लिए आपको बताया गया है जो भी आपने चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना किया जाएगा। मतलब कि जो आपके अंक आएंगे, यानी पता लग गया हमें एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से यहाँ पर हमें एग्ज़ाम के बाद उसके अंक के आधार पर ही यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। अब देखिए, उक्त
उक्त के आधार पर अभ्यर्थी का चयन नियम रूप से किया जाएगा। यानी कि प्रथम चरण अगर देखें तो लिखित परीक्षा होगी, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, के सभी प्रश्न प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल आपके देखिए 2 घंटे का पेपर होगा। 100 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है, यानी कि आपको जो है 120 मिनट्स मिलेंगे और 100 जो है मार्क्स का पेपर रहेगा। प्रश्न पत्र में 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर, यानी हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में आपको दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 03 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम कुरिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। शेष 20 प्रश्न होंगे जो सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक सामायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। मतलब कि यहाँ कोई परसेंटेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपके टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स आएंगे तो उसकी कोई परसेंटेज नहीं बनने वाली है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस यूज़ होगा, परसेंटाइल वाला प्रोसेस यूज़ होगा। आपकी मार्कशीट, आपके जो रिजल्ट बनाया जाएगा इस एग्ज़ाम का, वो इस बेस पर रहेगा। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। साथ ही ये जो 20 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न की बात कर ली हमने किस बेस पर कैसे आने वाले हैं, 20 प्रश्न अलग से कैसे आएंगे वो भी हमने बता दिया। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है आपके। और एक और चीज़ क्या बोली गई है कि परीक्षा में गलत उत्तर, अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिया जाएगा, जो आपको पहले ही बताया मैंने। और 1 अंक का अगर आप देखें तो 1 मार्क्स का 1/4% होता है 0.25, यानी कि आपका चौथाया मार्क्स 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा उसमें से। अगर आपने उसका आंसर गलत दिया है किसी प्रश्न का तो सही वालों में से नंबर काट लिए जाएंगे। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन से ही आपका जो रिजल्ट है वो बताया जाएगा। अब जो नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक को मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे उसको यूज करा जाएगा। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसको ही नेक्स्ट स्टेज में, उनका ही नाम जिनका आएगा उनको ही सिर्फ वहाँ पर उन्हीं के लिए सेकंड स्टेज होगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या, अब देखिए ये कुछ रूल बनाए गए थे जिसके हिसाब से कुछ बताया गया है कि द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% पिछड़ा वर्ग के लिए और 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ये सब कुछ ये किस चीज़ के लिए बोला गया है, महिलाओं तथा निःशक्तता के ग्रंथ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। देखिए कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए थे। एक्चुअल में आपको नॉर्मल अगर बताऊं तो आपको एलिजिबिलिटी आपको बताई गई है, एज लिमिट बताई गई है। आपको सारे जो मेन जो बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनमें नहीं लगना है, बस इतना याद रखना है आपकी एज उसके अंदर आ रही हो 18 से ऊपर हो जाए, साथ में 37 और 40 से नीचे हो अगर आप नॉर्मल एक अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो, और साथ में आप किसी भी स्टेट राज्य से हो सकते हैं। और फीस के बारे में हमने बात करी है। सिलेबस हम देखेंगे अगर इसी नोटिफिकेशन में होगा आगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द्वितीय चरण यानी कि चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। जैसे आपको बता दूं, एक आपका होगा लिखित परीक्षा जो कि आपका उसमें प्राप्त अंकों की, अब देखिए 75 अंक जो है वहाँ से निकाले जाएंगे CBT एग्ज़ाम से, और अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने की नियमित अधिकतम
मान्यता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग कर देकर प्राप्त अनुपातित अंक जोड़ा जाएगा। मतलब ये कुछ प्रोसेस है, आपके जो भी मार्क्स आएंगे सीबीटी एग्जाम के अंदर उसमें कुछ यहाँ पे लोग कुछ मल्टीप्लाई करेंगे उसको 5 से, और कुछ जो है एक अलग से प्रोसेस लगाएंगे और उसके बेस पे यहाँ पे मार्क्स आपके बनाएंगे, और उसमें फिर आपको उसको टोटल 100 दिया जाएगा और उसमें से सारा कुछ डिसाइड होगा। अब आगे की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश हैं आपके लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले जानने होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि क्या क्या अपलोड करना है। अगर आप देखें तो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, सारे कॉलम भरने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपलोड नहीं किए जाने पर आपके फॉर्म रद्द करे जा सकते हैं। जो जो बोला जा रहा है वो आपको करना है। विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा है तो वो आपको अपलोड करना है। तो ये सारी बातें हैं कुछ जो ध्यान रखनी है कैंडिडेट को फॉर्म भरते समय। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, सावधानी से फॉर्म भरना है भाई, क्योंकि भविष्य में आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन मान्य नहीं होगा। देखिए आपको बोला भी गया है भाई, परिवर्तन नहीं कर पाएगा कोई कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है और कोई गलती से भर रहा है, गलती कर दे रहा है, अगर वो खुद ये जानते हुए कर रहा है या कैसे भी कर रहा है, तो वो बाद में चेंज नहीं होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर आपके पास वैलिड है, मतलब कि ऐसा जो आजकल में आप उसे चला रहे हैं, यूज़ में है, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी अभी नहीं है तो आप उसे क्रिएट भी कर सकते हैं, जीमेल अकाउंट और ईमेल आईडी बना सकते हैं अपने डिवाइस से। मोबाइल नंबर जो है वो आपका खुद का होना चाहिए, ज़रूरी होता है कैंडिडेट का हो तो, क्योंकि उसी नंबर पे आपके कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं। अब यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आपको क्या बोला गया है, फ़ोटोग्राफ आपको जिसमें आपका चेहरा साफ दिखे, सिर ऊपर से नीचे तक पूरा अपना पूरा फेस दिखना चाहिए, और आंखें खुली होनी चाहिए फ़ोटो में, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। अब देखिए कुछ कैंडिडेट कहते हैं भाई बैकग्राउंड सफ़ेद होना शायद असंभव सा हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड को बदल भी सकते हैं। आप अगर अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे तो ऑनलाइन इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे। आपने जैसे फ़ोटो खींची है, पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप सिंपली इसको बदल सकते हैं। आपको एक वीडियो है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखें, उसमें मैंने फॉर्मेट भी बताया है, कैसे फॉर्मेट चेंज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, और साथ में इमेज का फॉर्मेट कैसे चेंज होता है, जैसे जेपीजी, जेपीईजी, ये सारे फॉर्मेट होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं। या फिर अगर हमें किसी का साइज़ बढ़ाना हो, किसी डॉक्यूमेंट का, फोल्डर का, इमेज का, तो वो कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो भी उस वीडियो में डिस्कस हुआ है। और पेमेंट आपको कर लेनी है, और पेमेंट अगर अनसक्सेसफुल पेमेंट हो रही है, जैसे कि पेमेंट होने करने में दिक्कत हो रही है, भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट गलत भुगतान कर देना, कहीं की जगह कहीं पेमेंट कर दी है, वो भी गलती से करी है, कोई ऐसे नहीं है, तो अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आपको क्या है, अब बाकी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप जिस बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं वहाँ से भी आप हेल्पलाइन से कर सकते हैं संपर्क। नहीं तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये फॉर्म है, ये किस चीज़ का फॉर्म है, वेतनमान भुगतान प्रमाण पत्र। मतलब कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री जिसका भी नाम होगा, पिता है वो किसी के, और यहाँ पे देखिए यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ पिता का नाम होगा। ये फॉर्म समझा देता हूँ ये क्या है, ये फॉर्म किस चीज़ का है। देखिए जैसे आप देखेंगे यहाँ फादर का नाम आपका आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे पूरा जो भी एड्रेस होगा वो आप डाल देंगे, कि नियुक्ति विभागीय अधिसूचना कार्यालय आदेश, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नंबर होगा, और यहाँ पे डेट डाली जाएगी, द्वारा संविदा के आधार पर पद नाम के पद पर नियुक्ति के पश्चात पद स्थित के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत थे, इनके वेतन भुगतान की विवरणित
निम्नलिखित है। अब देखिए ये एक फॉर्म है। अब ये किस चीज़ का फॉर्म है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो वेतनमान यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी वो उसका फॉर्म है। कार्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा। अब देखिए मेनली यहाँ पे डाउट है कि ये फॉर्म किस चीज़ का है। वेतनमान भुगतान यानी कि आपको जो है आपकी जो सैलरी है वो उसका पेमेंट करनी जो है उसके लिए फॉर्म है। तो कैटेगरी वाला फॉर्म नहीं है, कैटेगरी फॉर्म यहाँ पे रिजर्वेशन है भी नहीं। रिजर्वेशन अगर बताऊँ तो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो होगा वो उन्हें ज़रूर अपलोड करना है अपने फॉर्म भरते में, ये बात का ध्यान रखना है। अगर आप बात करें सब्जेक्ट की, तो मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया क्या एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। हालांकि उनका जो सिलेबस होगा वो आप देखेंगे तो आपके सिविल इंजीनियरिंग लेवल का ही रहेगा सिलेबस। उसी के लिए उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है आपको और फाइनली इस एग्ज़ाम को देना होगा। एग्ज़ाम CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा और एग्ज़ाम में MCQ होंगे। और पैटर्न आपको बताया गया भाई 600 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स मिलेंगे आपको। तो ये हमने सारा कुछ बात करी है। और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी अगर आप देखें तो भाई 7,000 लगभग पोस्ट पे एक जॉब देना, और तो और खासकर एक स्टेट के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी बात है। तो और गवर्नमेंट जॉब रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द सारे ही हमने देखे कि पटना के अंदर ही थे, लेकिन वो जगह जगह अलग अलग, कोई जल विभाग था, कोई अलग था, कोई पथ विभाग था, कुछ अलग अलग विभाग थे। जूनियर इंजीनियर की जॉब है। और अभी तो फॉर्म भरने में भी काफ़ी समय है। अभी अगर आप देखें तो इसमें 22 मई, 22 मई से फॉर्म भरे जाने हैं। तो हम देख सकते हैं अभी तो भाई पूरा एक महीने के करीब करीब जो है 20-25 दिन, 20 to 25 डेज हमारे पास अभी हैं। हम आसानी से इन फॉर्म्स को तब तक भर भर के जमा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको बताइए भाई, पे स्केल बताया है, एज लिमिट बताया है, हर एक चीज़ बताइए। बाकी हम कमेंट होता है हमारे पास, कमेंट से हम डिस्कस करते हैं कोई भी चीज़ अगर कुछ रह जाती है तो। और फिर हम इस टॉपिक को, इस वीडियो को इसी अपडेट के साथ, इसी बहुत बड़े जॉब के साथ हम इस वीडियो को करेंगे एंड, और मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।